गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोगों का फिजिकल साइंस के ऊपर सेकेंड क्लास है। फिजिकल साइंस में हम लोग लास्ट डे वर्ण विक्षेपण को डिस्कस किए थे। वर्ण विक्षेपण इसको हम लोग लास्ट डे डिस्कस किए थे। इसके बाद लास्ट में जो हम लोगों का आया था एक वर्णी प्रकाश, एक वर्णी प्रकाश, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा डिस्कस किए थे कि एक वर्णी प्रकाश क्या है। ऐसा प्रकाश जिसमें प्लेन एक कलर हो, जैसे या तो लाल हो या तो ग्रीन हो, हाँ, या तो ब्लू हो, प्लेन एक कलर हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक वर्णी प्रकाश। और इसके बाद आता है बहुवर्णी या यौगिक वर्णी, बहुवर्णी या यौगिक वर्णी प्रकाश। ये कहने का मतलब है ऐसा प्रकाश जिसमें एक से अधिक कलर का मिश्रण है। सपोज रेड के साथ रेड है, रेड के साथ साथ इसके ऊपर ग्रीन भी है, साथ साथ ब्लू भी है। तो इस प्रकार के प्रकाश, अगर उनको इस प्रकार का प्रकाश मिलता है जिसमें एक से अधिक कलर का मिश्रण हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक वर्णी प्रकाश। यौगिक वर्णी प्रकाश अगर है, इसका एक प्लेन उदाहरण हमको देखने को मिलता है सूरज का प्रकाश। इसका एक प्लेन उदाहरण हमको देखने को मिलता है सूरज का प्रकाश। कारण सूरज का प्रकाश व्हाइट होता है, उसमें 7 कलर का मिश्रण है। जब हम लोग उसको प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। तो ये उसके लिए एक बेस्ट उदाहरण है। इसके बाद आता है कि एक प्रयोग द्वारा दिखाओ कि प्रकाश कि एक किरण जब 7 रंगों से बनी है और फिर वो 7 रंग का प्रकाश एक श्वेत प्रकाश से बनी है। इसको दिखाने के लिए हम लोगों को करना क्या पड़ेगा कि एक हम लोग प्रिज्म लिए, क्या लेंगे, एक प्रिज्म लिए। प्रिज्म के अंदर से जैसे ही हमारी 2 किरण पास हो, एक व्हाइट रेस पास होगी, मान लेते हैं ये वाला मेरा व्हाइट रे है, इस प्रकार से गुजरा। व्हाइट रे से जैसे ही पास हुआ तो ये क्या होगा, ये 2 कलर्स में, मेनली हम लोग 2 कलर को लेके दिखा रहे हैं। एक है रेड जो कि थोड़ा सा कम मुड़ता है, और दूसरा वाला है ब्लू, जो कि ब्लू कहना गलत है, यहाँ पे वायलेट जो थोड़ा सा ज्यादा मुड़ता है। इस प्रकार की 2 किरण यहाँ से निकलेगी। तो ये जो दो कलर यहाँ से निकल रहा है, निकला, तो इसको इसके यहाँ पर हम लोग एक प्रयोग द्वारा दिखाना है कि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनी है। तो यानी बीच में हमारा और भी कलर है, मतलब जो 7 कलर है, ये 7 कलर यहाँ पे होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 कलर में ये डिवाइड हुआ था। इसके बाद ये जो कलर है ये क्या होगा, इसको एक जगह करने के लिए हमको दोबारा एक इसी आकार का एक प्रिज्म चाहिए। तो ये यहाँ पर हम लोग सेम आकार का प्रिज्म लेंगे, एक ही प्रकार का, जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे, समरूप प्रिज्म बोलेंगे। ये प्रिज्म में जैसे ही प्रकाश एंट्री होगी, ये थोड़ा सा इस प्रकार जाएगा। बाकी के जो कलर्स है सब क्या होगा, सब हमको लगेगा ब्लू कलर यहाँ पर गया। बाकी जो भी कलर्स है, बाकी के 2 कलर तो पहुंच गया, बाकी के जो कलर है सब एक जगह जाकर मीट हो जाएगा। मीट करने के बाद यहाँ से प्रकाश कुछ इस प्रकार निकल जाएगी, इधर से गई, इधर से निकली। हम लोग इसके लिए हमने क्या दिखाया इस प्रयोग के आधार पर कि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनी है।
तो एक प्रिज्म ने इसको क्या किया, 7 रंगों में डिवाइड किया। एक प्रिज्म क्या किया, 7 रंगों में डिवाइड किया। दूसरा प्रिज्म क्या किया, इन्हीं 7 रंगों को एक जगह इकट्ठा कर दिया, एक जगह इकट्ठा कर दिया। मेरे यहाँ पर सिर्फ लाल और ब्लू पर हाईलाइट करने के पीछे कारण एक ही है, कारण जो भी तुम लोग जानते हो, जो भी किरण बनती है वहां पर जो सीरीज है विबग्योर का है, वो सीरीज जब एक श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरती है तो क्या होती है, वो 7 रंगों में डिवाइड होती है। सबसे नीचे आता है वायलेट, सबसे नीचे वाला आता है वायलेट, उसके बाद है इंडिगो, उसके बाद है ब्लू, उसके बाद है ग्रीन, उसके बाद है ग्रीन, उसके बाद है येलो, उसके बाद जो किरण हमको मिलती है वो मिलती है येलो, येलो कलर नहीं है बोलकर इसी से दिखा देते हैं। उसके बाद आता है ऑरेंज और लास्ट में आता है हमारा रेड कलर, लास्ट में आता है रेड कलर। तुम लोग यहाँ पे देखोगे, अगर हम लोग क्या बोले अभिलंब ड्रॉ करें और इसको देखें कि सबसे ज्यादा मुड़ा है, अभिलंब से दूर चला गया है वायलेट कलर, ठीक, और सबसे ज्यादा कम मुड़ा है, सबसे कम मुड़ा है रेड कलर। तो ये तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। यहाँ पर क्या है, दो प्रिज्म की सहायता से हमको ये दिखाना है कि क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि दो प्रिज्म की सहायता से दिखाओ कि प्रकाश 7 रंगों से बनी है और फिर ये 7 रंग मिलकर एक श्वेत प्रकाश का निर्माण करता है। तो हम लोग जब श्वेत प्रकाश को यहाँ से भेजे, ये 7 रंगों में डिवाइड हुआ, फिर ये 7 रंग जब दूसरे प्रिज्म से गुजरा तो फिर एक जगह इकट्ठा होकर ये आगे बढ़ गया। क्लियर? ये हमको दिखाना था कि प्रयोग द्वारा दिखाओ। इसके बाद हम लोगों का आता है प्राथमिक रंग। हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्राथमिक रंग, इसके बाद हम लोगों का आएगा प्राथमिक रंग। यहां पर प्राथमिक रंग, प्राथमिक रंग किसको हम लोग बोलेंगे, प्राथमिक रंग जिससे मिलकर बाकी सारे रंग बने हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक रंग ही बोलते हैं। जैसे यहाँ पर लाल, हरा और नीला, लाल, हरा और नीला, ये जो है ये 3 हमारे प्राथमिक रंग है। कौन कौन से हुए, लाल, हरा और नीला, हमारे ये प्राथमिक रंग है। लाल, हरा, ओ सॉरी, इसको हम लोग को लाल से लिख देते तो और अच्छा होता, लाल, हरा और नीला। याद रखने के लिए और एक अच्छा तरीका है कि हम लोग के जो व्हाइट बोर्ड मार्कर 4 कलर का आता है, लाल, हरा, नीला और ब्लैक, तो ब्लैक नहीं आएगा, और ब्लैक छोड़ के बाकी जो 3 कलर है सब हमारे क्या है, किस में जाएंगे, प्राथमिक रंग में जाएंगे। तो प्राथमिक रंग क्या क्या हुए, लाल, हरा, नीला। ये जैसे टेलीविजन हुआ, कंप्यूटर हुआ, मोबाइल हुआ, किसी भी रंगीन जो डिस्प्ले होगा या उसका पर्दा होगा, यही रंग वहाँ पे, यही 3 रंग होते हैं वहाँ पर मेनली। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक रंग। ये प्राथमिक रंग जब आपस में मिलेगा तो ये बनाएगा मौलिक रंग। प्राथमिक रंग आपस में मिलकर क्या बनाया, मौलिक रंग। प्राथमिक रंग आपस में मिलकर क्या बनाया, मौलिक रंग। देखो प्राथमिक रंग में क्या क्या है, लाल, लाल के साथ मान लेते हैं एक बार लाल प्लस हरा कर दिए, लाल प्लस हरा,
उसके बाद देखो लाल के साथ हरा, हरा के साथ हरा, हरा के साथ हम लोग नीला लेते हैं, हरा प्लस नीला। और देखो नीला के साथ लाल लेते हैं, नीला के साथ क्या लिए, लाल। लाल हरा नीला है, इसी को हम लोग क्या किए, एक एक बार मिलाकर देखें कि हमको आखिर मिल क्या रहा है, एक एक बार मिल क्या रहा है। लाल के साथ जब हरा मिला, लाल के साथ जब हरा मिला, हमको देखेंगे हमको क्या मिलता है वहां पर। लाल के साथ हरा मिलने पर हमको पीला मिलता है। लाल के साथ जब हरा मिलता है, यहाँ पर हमको कौन सा कलर मिलता है, पीला मिलता है। लाल के साथ हरा मिलने पर हमको कौन सा कलर मिला, पीला मिला। अब हरा के साथ अगर हरा के साथ नीला मिला, वहां पर हमको मिलता है हरा के साथ जो नीला है, उस जो कलर अगर नीले कलर का होता है, वो जो कलर है उसको हम लोग बोलते हैं पीकॉक नीला, उसको बोलते हैं पीकॉक नीला। तो लाल के साथ हरा मिला तो क्या लाल के साथ हरा मिलने पर पीला बना। पीला के साथ पीला बोल रहे हैं, हरे के साथ नीला मिला तो हमारा बना पीकॉक नीला। और लाल के साथ जब नीला मिलता है, लाल के साथ नीला मिला या नीला के साथ जब लाल बोलोगे तो ये बनता है मैजेंटा। जो कलर बनता है उसका नाम क्या है, मैजेंटा। ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अब ये हमारे मौलिक रंग है, ये हमारे क्या हुए, मौलिक रंग। तो प्राथमिक रंग क्या है, लाल, हरा और नीला। अब प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाकर हमको क्या मिलता है, मौलिक रंग मिलता है। प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाने पर क्या बनता है, प्राथमिक रंगों को जब आपस में मिलाए तो हमारे लिए बना मौलिक रंग। अब एक बात देखो, यहां पर हम लोग थोड़ा सा लाइन खींच दे कि यहां पर लाल हरा है, लाल हरा मिलकर क्या बना है, पीला बना है। तो इस पीले के साथ पीला प्लस बचा कौन सा कलर है, लाल हरा हो गया, पीला बन गया। पीले के साथ क्या मिला है, नीला मिला दिए, पीला के साथ नीला मिला दिए। ठीक, यहां पे देखो हरा और नीला है, हरा और नीला है मतलब क्या क्या बना है यहाँ पर, पीकॉक। हरा के साथ जब ये पीकॉक नीला, पीकॉक नीला, इसके साथ अब बचा क्या है, हरा नीला हो गया, लाल बचा है। पीकॉक नीला के साथ हम लोग क्या मिला दिए, लाल मिला दिए। पीकॉक नीला के साथ क्या मिला दिए, लाल मिला दिए। अब नीला और लाल क्या बनता है, मैजेंटा बनता है। क्या बनता है, मैजेंटा। ये जो मैजेंटा कलर है, इसके साथ अगर मैं जो बचा हुआ कलर है कौन सा है, हरा कलर है, बचा हुआ कलर है हरा, इसको मिला दिए तो बनेगा क्या, ये तीनों को जब आपस में मिला रहे हैं तो यहां पर ये बनता है, सभी के केस में सफेद रंग बनता है। क्या बनेगा, सफेद। सभी के साथ मिलाने पर ये सफेद बनता है। यानी फाइनली तब हुआ क्या, फाइनली हमारा ये हुआ कि अगर हम लोग लाल, हरा और नीला को मिला दे, लाल, लाल, हरा और नीला को मिला देते हैं, लाल, हरा और नीला को मिला देते हैं, तो हमारे लिए जो कलर मिलेगा वो होगा सफेद, वो होगा सफेद कलर। ठीक, यहां पर जो पीला के साथ नीला मिला है, पीला के साथ क्या मिला है,
नीला मिला है, जब तो पीला नीला आपस में मिलने पर हमको क्या मिलता है, सफेद मिलता है। तो ये एक दूसरे के पूरक रंग हुए, ये एक दूसरे के कौन से रंग हुए, पूरक रंग। तो पूरक रंग कहने का मतलब है कि ऐसा दो रंग जिसको मिलाने पर हमको क्या मिले, सफेद कलर मिले। तो वो क्या होता है, एक दूसरे का पूरक रंग होता है। एक दूसरे का वो रंग क्या होता है, पूरक रंग होता है। तो यहाँ पर दो रंग हमने पीले के साथ नीला मिलाया, किया क्या कि लाल और हरा ऑलरेडी है, लेकिन हमारे पास वहां पे नहीं पीला नीला नहीं था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लाल और हरा मिलकर पीला बना था, पीला के साथ मैंने क्या किया, इस नीला को मिला दिया, तो हमको सफेद कलर मिल जाएगा। हरा और नीला मिलकर पीकॉक नीला बनाया था, इस पीकॉक नीले के साथ मैंने क्या किया था, मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे लाल कलर नहीं है, लाल मिला दिया तो ये सफेद बन गया। नीला और लाल मिलकर क्या बनाया था, मैजेंटा बनाया था। मैजेंटा में क्या नहीं था, हरा नहीं था, हरे को मिला दिया तो ये सफेद बन गया। तो ये एक दूसरे के क्या हुए, पूरक रंग हुए। ये एक दूसरे के पूरक रंग हुए। तो पूरक रंग कहने का मतलब है कि ऐसे रंग जिसके मिलाने पर हमको क्या मिले, सफेद रंग मिले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूरक रंग बोलते हैं। उसको हम लोग एक दूसरे के पूरक रंग बोलते हैं। अब माइंड में ख्याल आ रहा है कि अगर हम लोग कपड़ा, व्हाइट कपड़ा लिए, उसको पीला साबुन से धो दिए, बोल ही सकते हो कि पीला साबुन से धो दिए, फिर उसमें नील डाल दिए, तो सर एकदम वो सफेद होना चाहिए, फिर भी वो सफेद नहीं होता है। ये सफेद होता है अगर वहां पे एक कोई भी केमिकल्स ना हो, मतलब ठीक से वो एकदम पूरा एकदम शुद्ध पीला हो, हाँ, तो वो ऐसा हो सकता है, ऐसा वो हो सकता है। लेकिन हमारे पास जो भी है उसमें थोड़े बहुत अशुद्धियां मिली होती है, जिसके कारण क्या है, वो हमको एकदम सफेद नहीं मिलता है। और फिर एक परिमाण की भी बात आती है कि हाँ, उसके लिए ये होना चाहिए, इतना परिमाण होना चाहिए, कुछ परिमाण ज्यादा, कभी परिमाण कम हो जाता है। ओके, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है कोई, जैसे ये मेरा डस्टर है, ये लाल है, मैं जो शर्ट पहना हूं ये येलो है, ये लाल क्यों दिखाई देता है, ये ब्लैक क्यों दिखाई देता है, मैं जो पीला कलर पहना हूं ये पीला आखिर क्यों दिखाई दिया। तो इसके पीछे कारण एक ही है, इसके पीछे कारण एक ही है कि कोई भी वस्तु जिस रंग का परिवर्तन करेगी, उसी को हम लोग, वही कलर उसका हमको दिखाई देता है। जैसे ये सफेद है, यहाँ पे व्हाइट ड्रेस गिर रही है, व्हाइट ड्रेस को हम रिफ्लेक्ट कर रही है, तो ये व्हाइट दिखाई देगा। बाकी रंगों का क्या होता है, बाकी रंगों का वहां पर अवशोषण हो जाता है, बाकी रंगों का अवशोषण हो जाता है। यहाँ पर ये रेड है, ऊपर वाला ये ढक्कन हमको रेड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या है, लाल रंग का रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये नीला है, नीला क्यों दिखाई दे रहा है, कारण एक है कि यहाँ पर नीले रंग का रिफ्लेक्शन हो रहा है। बाकी रंग क्या हो रही है, उसमें जब भी जा रहा है वो अवशोषित है। जैसे ये मैं नीला लाइन खींचा, ये नीला दिखाई दिया, कारण इसके ऊपर जब नीला प्रकाश गिर रहा है तो नीला प्रकाश का रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो तुम लोग बोल ही सकते हो कि सर इसमें तो व्हाइट कलर गिर रहा है, उसमें सातों रंगों का मिश्रण है। हाँ, सातों रंगों का मिश्रण है, लेकिन जो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो कौन सा कलर है, वो नीला है। वो नीला होने के कारण हमको ये नीला दिखाई देगा। जैसे ये लाल है, ये जैसे लाल है, ये हमको लाल क्यों दिखाई दे रहा है, लाल दिखाई देने के पीछे कारण एक ही है कि यहाँ से लाल रंग का कलर, जो व्हाइट कलर गिर रही है, उसमें जो रेड प्रकाश है उसका रिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है। तो अगर लाल रंग का रिफ्लेक्शन हुआ तो ये हमको क्या दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा। बाकी कलर ये लाल रंग अवशोषण कर रहा है, बाकी कलर वो अपने पास शोषित करके रख ले रहा है, जिसके कारण ये हमको दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके कारण ये नहीं दिखाई दे रहा। तुम लोग देखोगे ये जो ग्रीन लीव्स है, हम लोगों के जब पेड़ पौधे देखते हैं, वो कुछ जो ग्रीन पत्तियां है, ग्रीन पत्तियां ग्रीन क्यों दिखाई देती है, कारण एक ही है कि वहां पर ग्रीन कलर का क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। ग्रीन कलर का रिफ्लेक्शन होगा, बाकी कलर क्या होगा,
उसमें जब गिर रहा है बाकी किरणों का वहां पर अवशोषण हो जाएगा। ग्रीन कलर का रिफ्लेक्शन होगा, बाकी कलर क्या हो जाएगा, अवशोषित हो जाएगा, जिसके कारण वो हमको दिखाई नहीं देगा। इसका एक उदाहरण देखोगे, घर में हम लोग जब नाइट लैंप लगाते हैं, किसी के घर में वो ऑरेंज कलर का होता है, किसी के घर में नीला रंग का होता है। हाँ, तो अगर नीले रंग में या लाल रंग में जो भी कलर है, हाँ, कभी ग्रीन है कभी ब्लू है, अगर ब्लू रंग की वस्तु है वो साफ दिखाई देगा, तुमको उसका कलर साफ समझ में आएगा। हम लोग ब्लू कलर का लाइट लगा दिए तो देखोगे कि अगर चारों ओर अंधेरा है तो ब्लू कलर है वो साफ समझ में आएगा, बाकी का कलर हमको ब्लैक नजर आएगा, कारण ब्लू कलर रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, बाकी कलर उसमें अवशोषित हो जा रहा है। ब्लू कलर का अगर कोई वस्तु है वो उसका यही क्राइटेरिया कि ब्लू रंग को रिफ्लेक्ट करेगा। वहां पे अगर लाल रंग की वस्तु रखी हुई है तो वो क्या करेगा, उसकी क्राइटेरिया थी कि वो सिर्फ लाल रंग को रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी कलर को वो अवशोषित करेगा। तो ब्लू कलर की अगर रेज इसमें ऊपर लाल पे आके गिरेगी तो क्या होगा, ब्लू कलर को भी ये अवशोषित कर लेगा, करने के कारण ये हमको क्या दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा। कोई भी वस्तु किसी भी कलर का तभी दिखाई देता है, उसी कलर का तब दिखाई देगा जब वो उस कलर को रिफ्लेक्ट करे। मैं जो येलो शर्ट पहना हूं ये येलो इसीलिए है, कारण क्या है, इसमें से येलो लाइट रिफ्लेक्ट होता है, इसमें से येलो लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, तभी ये येलो दिखाई दे रहा है, बाकी कलर इसमें आकर अवशोषित हो जा रहा है। अगर मैं रेड लाइट जलाकर खड़ा हूं तो मेरा यही येलो शर्ट ब्लैक दिखाई देगा। हाँ, कभी कभी तुम लोग बोलते हो कि हाँ सर, कभी कभी हल्के लाइट में वो हल्का भी सा कलर समझ में आता है, कारण क्या है, उस समय क्या है, कुछ श्वेत प्रकाश की उसमें मिश्रण है, हल्का कलर है तो श्वेत प्रकाश का थोड़ा बहुत मिश्रण होता है, जिसके कारण वो थोड़ा बहुत दिखाई देता है, लेकिन एकदम साफ नहीं दिखाई देगा। तुम लोग देखोगे, ये घर में भी करके देखोगे, नाइट लैंप लगभग सभी के घर में है, या जहाँ पे वो मूर्ति वगैरह रखा रहता है वहां पर भी ये सब थोड़ा बहुत वो लैंप वगैरह लगाया जाता है। कहीं पे कुछ मतलब क्या बोलेंगे, नाइट लैंप में सभी के घर में तो होना ही चाहिए, वो तो डिफरेंट कलर्स के होते हैं। वहां पर अगर नीला कलर है वहां पे लाल रंग की वस्तु को रखकर देखोगे, क्या देखने उस समय यही देखोगे कि लाल वाला वस्तु हमको ब्लैक दिखाई दिया, कारण वहां पर एक ही है कि लाल रंग का जो वस्तु है वो सिर्फ लाल रंग को रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी रंगों को अवशोषित कर लेता है। तो नीला कलर जब उस पर ऊपर जाएगा तो नीला को वो अवशोषित कर लिया, जिसके कारण वो हमको साफ दिखाई नहीं दे रहा है, वो हमको ब्लैक कलर का दिखाई देगा। इसके बाद हम लोगों का टॉपिक है प्रकाश तरंग। ये प्रकाश तरंग आखिर क्या है, प्रकाश तरंग किस प्रकार का होता है, ये अगर प्रकार पूछा जाए किस प्रकार, तो अगर इसका प्रकार किस प्रकार का पूछा जाए तो हम लोग बोलेंगे प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ, इसको क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगे है। प्रकाश किरण क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे है, प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगे है। ये प्रकार अगर पूछा जाए तो हम लोग बोलेंगे ये अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक। और यहाँ पर ये क्या है, अगर दूसरे रूप से देखें प्रकाश तरंग क्या है, ये विकिरण ऊर्जा का एक रूप है, जो क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में कहां पर, निर्वात में अगर अथवा परार्थीय माध्यम में क्या करती है, संचरण करती है, जो कि हमारे नेत्र पर संवेदना उत्पन्न करती है, जिसके कारण हम लोग उस वस्तु को एक प्रकार से देख सकते हैं। संवेदना उत्पन्न करेगी तो कलर हमको समझ में आएगा, दिखाई देगा। तो ये क्या है, विद्युत चुंबकीय विकिरण है, ये क्या है, विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो प्रकाश तरंग अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, विद्युत चुंबकीय विकिरण है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं, जिसको कि हम लोग प्रकाश बोलते हैं। ये क्या है,
ऊर्जा, प्रकाश तरंग है, कोई भी तरंग है तो ये ऊर्जा का ही रूप है। तो क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में कहाँ है हमारे चारों ओर, मतलब चारों ओर बोले, परार्थीय माध्यम बोले या निर्वात बोले, जहां पर वैक्यूम जहां पर है, मतलब जहां पर वायु तक न हो, वहां पर ये क्या है, संचरण करती रहती है। ये हमारी नेत्र पर संवेदना उत्पन्न करती है। और क्या है, तब ये क्या हुआ, ये जो विद्युत चुंबकीय विकिरण हमारे नेत्र में संवेदना उत्पन्न की, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं। ये किस प्रकार का है, ये अनुप्रस्थ तरंग के रूप में है। हम लोग अगर तरंग सिद्धांत के आधार पर देखें तो हम लोग देखते हैं दो माध्यम है, उसमें जो प्रकाश का वेग होता है, दो माध्यमों में प्रकाश का वेग होता है, वही उसका वर्तनांक कहलाता है। दो माध्यमों में जो प्रकाश के वेग का अनुपात है, वही उसके लिए वर्तनांक कहलाता है। वर्तनांक, इसको सपोज इस प्रकार अगर देखें कि ए म्यू बी बराबर वी ए बाई वी बी। ए म्यू बी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वी ए बाई वी बी। तो इसका मतलब क्या है, बी के सापेक्ष, नीचे कौन सा है, बी है, बी के सापेक्ष हम लोग निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का वर्तनांक। ये बी के साथ माध्यम किसके, नीचे जो है बी के सापेक्ष माध्यम ए का वर्तनांक, ये निकाल रहे हैं। तो ये हम लोग ए म्यू बी द्वारा दिखाते हैं, जहां पर वी ए क्या है, वी ए क्या है, लाइट का वेग होना चाहिए, किसमें, माध्यम ए में। वी ए क्या है, माध्यम ए में प्रकाश का वेग, माध्यम ए में ये प्रकाश का वेग है। और वीबी मतलब क्या है, माध्यम बी में प्रकाश का वेग है। माध्यम ए में प्रकाश का वेग, माध्यम बी में प्रकाश का वेग, जिसको कि हम लोग ए म्यू बी द्वारा निकालते हैं। यहां पर स्नेल के नियम के आधार पर ए म्यू बी को हम लोग इस प्रकार भी दिखाते हैं कि ए म्यू बी बराबर साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। तो साइन आई बाई साइन, अगर माध्यम ए विरल है, विरल से बी माध्यम सघन में जा रहा है, मान लो इस प्रकार है कि ये इधर वाला ये ग्लास स्लैब है, ये क्या है, ग्लास स्लैब, और ये वाला वायु है, वायु, और इधर वाला क्या है, कांच है। तो ये वाला नॉर्मल बात है कि ये माध्यम कैसा होगा, माध्यम ये वाला विरल होगा, ये माध्यम विरल है, ये माध्यम क्या है, सघन है। वायु की तुलना में ये वाला माध्यम क्या होगा, सघन होगा। तो क्या हम लोग देखेंगे, अगर माध्यम ए विरल हो तो उस समय क्या है, नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर आई का मान क्या है, हम लोग जानते हैं अभिलंब, अगर वायु कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, विरल से सघन में जाती है, तो ये क्या है, अभिलंब के पास तक के चली जाती है। यहाँ पर आई जो है और आर, तो यहाँ पर आई का मान आर से ज्यादा होगा, आई का मान आर से ज्यादा होगा, आई इज ग्रेटर देन आर। तो उस समय ए म्यू बी का मान, या उस समय क्या होगा, ए म्यू बी इसका मान 1 से ज्यादा होगा। कारण क्या है, उस समय यहां पर जो प्रकाश का वेग है ज्यादा है, क्या से, यहां से प्रकाश के वेग से ज्यादा है, मतलब उस समय वी ए का मान जो है वीबी से ज्यादा है। हम लोग क्या लिए, अगर प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जा रही है
ये माध्यम को हम लोग मान लिए विरल माध्यम है, इसको ए मान लिए, ए माध्यम है। ये वाला माध्यम क्या है, बी है। ए म्यू बी साइन आई बाई साइन आर था। यहाँ पर जो साइन आई बना था वायु में, नॉर्मल सी बात है कि अभिलंब से दूर बनेगा, मतलब आपतन कोण का मान यहाँ पर ज्यादा था। और जैसे ही सघन माध्यम में एंट्री होगा, ये अभिलंब के पास आ जाएगी, आर का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई से कम होगा। तो आई इज ग्रेटर देन आर, दैट मीन्स ए म्यू बी का मान भी क्या होगा, एक से अधिक होगा। ए म्यू बी का मान भी एक से अधिक होगा। देयरफॉर क्या होना चाहिए, जो कारण क्या है, कारण क्या है, विरल माध्यम में प्रकाश का वेग ज्यादा है, किससे, सघन माध्यम से। देयरफॉर वी ए का मान भी वी बी से ज्यादा होगा। हम लोग अगर एन लैम्डा के बेसिस पर देखें, अगर एन लैम्डा, लैम्डा क्या है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है, तो यहां पर हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं कि v बराबर एन लैम्डा होता है। एन लैम्डा उसका तरंग दैर्ध्य है, एन उसकी आवृत्ति है, ए म्यू v के आधार पर एन ऑफ लैम्डा ए और इसके आधार पर एन ऑफ लैम्डा बी। देयरफॉर लैम्डा ए बाई लैम्डा बी, देयरफॉर ये लैम्डा ए बाई लैम्डा बी, मतलब तरंग दैर्ध्य का भी अगर हम लोग अनुपात निकाल ले, मतलब लैम्डा ए बाई लैम्डा बी कर ले, तब भी हमको ए म्यू बी निकल जाएगा। माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का वर्तनांक निकल जाएगा। अब है विद्युत चुंबकीय तरंगे, में इसको बोला, ये जो प्रकाश है इसको मैं विद्युत चुंबकीय तरंग बोला। ये आखिर क्या है, कारण ये किसी विद्युत परिपथ में क्या करता है, उच्च आवृत्ति का विद्युतीय दोलन उत्पन्न होने पर यह क्या करता है, परिपथ को तरंगों के रूप में ऊर्जा के संचरण कर चारों ओर होने लगता है। मैक्सवेल ने इन तरंगों का नाम क्या रखा था, विद्युत चुंबकीय तरंग रखा था। तो क्या है, किसी अगर विद्युतीय परिपथ है, वहां पर उच्च आवृत्ति के विद्युतीय दोलन उत्पन्न होने पर, अगर उच्च आवृत्ति का विद्युतीय दोलन वहां पर उत्पन्न हो रहा है, तो परिपथ के तरंगों के रूप में ऊर्जा का संचरण चारों ओर होने लगता है। उसी के लिए इसका नाम हम लोग रखे, मैक्सवेल ने इसका नाम रखा विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। यह तरंग क्या है, विद्युत क्षेत्र के साथ सदिश है, मतलब एक ही दिशा में, और चुंबकीय क्षेत्र सदिश भी, ये एक दूसरे के साथ परस्पर लंबवत होता है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के ऊपर भी थोड़ा दिया है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहने का मतलब है कि स्पेक्ट्रम में गामा किरणें से लेकर रेडियो तरंग तक ये फैला हुआ है। इसके मध्य एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, माइक्रोवेव और रक्त किरणें, ये सब आती है, ये सब आती है। इसके बाद मैं थोड़ा सा तुम लोगों के बुक में जाता हूं, थोड़ा सा देखो। यहाँ पर देखो बुक में दिया है विद्युत चुंबकीय तरंगों के विभिन्न भाग और तरंग दैर्ध्य का प्रकाश, आवृत्ति के परास दिया हुआ है। यहाँ पर जो रेडियो वेव्स है उसके लिए तरंग दैर्ध्य का प्रकाश दिया है, उसका लेंथ कितना होगा, आवृत्ति का मतलब रेंज कितना होगा वो भी दिया है, रेंज ऑफ वेवलेंथ, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये सब दिया हुआ है। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, कहाँ से कहाँ तक, रेंज कहने का मतलब ये कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। जैसे देखो इंफ्रारेड वेव 1 मिलीमीटर टू 7.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर तक होता है। इसकी आवृत्ति होती है 3 इंटू 10⁻11 हर्ट्ज टू 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ये थोड़ा सा देखोगे। इसके बाद तुम लोगों का जो है परावैंगनी तरंग, एक्स किरण, गामा किरण। देखो ये उत्पत्ति कहाँ से होती है, परावैंगनी किरण, गामा किरण और क्या बोले एक्स किरण, इसकी उत्पत्ति, परावैंगनी किरणें की उत्पत्ति होती है परमाणु के कक्षीय इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा परिवर्तन पर। अगर ऊर्जा में परिवर्तन होता है परमाणु के कक्षीय इलेक्ट्रॉन के, तब ये परावैंगनी की तरंग उत्पन्न होती है।
एक्स किरण क्या है, तीव्र गति से चलते हुए इलेक्ट्रॉनों को अचानक मंदित कर दिया, अचानक उसके स्पीड को कम कर दिया गया, तभी उत्पन्न होगा। गामा किरणें नाभिक में ऊर्जा के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। इसका हम लोग मतलब डिटेक्शन कैसे करेंगे, इसका हम लोग कैसे वो है कैसे पता करेंगे। देखो यहाँ पे दिया है फोटोग्राफी द्वारा, प्रकाश विद्युत सेल द्वारा, प्रतिदीप्ति द्वारा। यहाँ पर एक्स किरण को फोटोग्राफी द्वारा, आयनीकरण द्वारा, प्रकोष्ठ द्वारा, स्फुट दीप्ति द्वारा। गामा किरणों के लिए है फोटोग्राफी द्वारा, आयनीकरण द्वारा और स्फुट दीप्ति द्वारा। यहाँ पर इसका कहाँ पर किसका उपयोग है देखो, परावैंगनी किरणें, इसका उपयोग दिया है अदृश्य लिखावट, उंगली के छाप, इसको डिटेक्ट करने के लिए, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए, कीमती पत्थर है उसकी पहचान के लिए, कीटाणुनाशक के रूप में भी इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखो एक्स किरणें हैं, यहाँ पर क्या है, क्रिस्टल की एवं उनके इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं की जानकारी में, चिकित्सीय रोग निदान में, जासूसी विभाग तथा इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी इसका उपयोग होता है। और गामा किरणें परमाणु के नाभिक के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग होता है। इसके बाद देखो इसका घातक प्रभाव भी होता है। तो परावैंगनी किरणें, इसका घातक प्रभाव क्या है, धूप में इसकी झुलसन होती है, धूपदाह होता है, थोड़ा सा टैनिंग होता है, त्वचा कैंसर, ये सब, आँखों की क्षति, ये सब होता रहता है। ये इसका हानिकारक प्रभाव है। एक्स किरणें के लिए क्या है, जीवित तंतुएं, हम लोगों का जो ऊतक वगैरह है वहाँ पर ये कोशिकाएं जो है उसके ऊपर, टिश्यू सेल्स के ऊपर गंभीर रूप से ये क्षति उत्पन्न करती है। और इसके बाद देखो गामा किरणें जीवित तंतुओं, कोशिकाओं को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त ये कर सकता है। तो ये सब हम लोगों के शरीर के लिए हानिकारक है। और यहाँ पर कोई इससे हम लोगों को बचना चाहिए। किसका क्या हानि पहुँच सकती है, ये थोड़ा यहाँ पे दिया हुआ है, ये थोड़ा तुम लोग डिटेल्स में स्टडी करोगे। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन या छिटकना, प्लेन वे में बोले तो प्रकाश का छिटकना। छिटकना या प्रकीर्णन, ये हम लोगों का मेन टॉपिक है। छिटकने का मतलब, जब हम लोग देखते हैं प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है, जैसे मान लो हमारे निर्वात से प्रकाश हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में, ट्रोपोस्फीयर में एंट्री कर रही है, तो हम लोग क्या देखेंगे, प्रकाश जब किसी, यहाँ पे तो धूलकण वगैरह बहुत सारे हैं, जब यहाँ इसके ऊपर गया प्रकाश इधर की ओर छिटक गया, कुछ ऐसे आया कुछ ऐसे छिटक गया, तो प्रकाश क्या होती है, इधर उधर छिटक जाती है। तो प्रकाश का इसी प्रकार के छिटकने को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। तो क्या हुआ, हम लोग डेफिनेशन क्या बोलेंगे, प्रकाश जब किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूलकण तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं। ये कण तो बड़े बड़े नहीं है, ये छोटे छोटे कण हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश क्या है, सभी दिशाओं में छिटक जाता है। तो इनकी इस छिटकने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। तो प्रकाश का कोई भी, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आए, तो हमारे जैसे धूल के कण वगैरह वायु में जो मिश्रित है उसके ऊपर प्रकाश पड़कर इधर उधर जो बिखेर जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। तो किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश क्या होता है, विभिन्न दिशाओं में छितरने लगता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। दिन के समय आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, जानते हो क्यों? तो इसके पीछे भी कारण है कि सूरज का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है, तो वायुमंडल में क्या है, गैस के अणु, पानी की बूंदे, धूलकण इत्यादि सब रहता है। यहाँ पर प्रकाश की रेज आ रही है, मान लो प्रकाश की रेज इस प्रकार आई, तो यहाँ पर धूल के कण, वायु, जल के जलवाष्प सब है, इसके ऊपर जब प्रकाश की किरणें आकर गिरेगी, ये क्या है, कुछ इस प्रकार, कुछ ऐसे जाकर इस प्रकार छिटक जाती है। तो ये जो छिटकने की घटना है, ये तो प्रकाश छिटकेगी, तो प्रकाश
इन कणों के कारण, किसके कारण छिटका? वायुमंडल में उपस्थित गैसों के अणुओं, पानी की बूंदों, धूल कणों के कारण इसके ये छिटक गया। इसमें नीला रंग का अधिक प्रकीर्णित होता है। यहाँ पर चारों ओर क्या है, नीला रंग अधिक बिखेरता है। अधिक बिखरने के कारण ये हमारी आंखों तक मतलब प्रकीर्णित होकर हमारे आंखों तक पहुंचता है। इसीलिए हमारा आकाश हमको क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। दिन के समय आकाश हमको नीला दिखाई देता है। तो क्या हुआ, सूरज से विभिन्न तरंगदैर्ध्य की प्रकाश तरंगें जब निकलकर वायुमंडल से होकर गुजरी तो वहां पर धूलकण और वायुकण से ये टकराई। ये कण क्या है, छोटी छोटी तरंगों के रूप में क्या है, अगल बगल चारों ओर छिटका दिया गया। हाँ, यहाँ पर जब तरंगदैर्ध्य की बात आई तो छोटी तरंगदैर्ध्य वाले को तो छिटका दिया गया। उसकी तरंगदैर्ध्य कम होने के कारण ब्लू कलर ज्यादा छिटकता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। हमको आकाश लाल नहीं दिखाई देता है, कारण लाल रंग को ये छिटका नहीं पाता है कि इसकी तरंगदैर्ध्य बड़ी है। तो यहाँ पर क्या है, नीले और बैंगनी रंग के प्रकाश ज्यादा छिटक जाते हैं, जबकि लाल रंग क्या होते हैं, सीधे आगे की ओर बढ़ जाते हैं। इसलिए आकाश का रंग क्या है, नीला दिखाई देता है, आसमानी दिखाई देता है। वास्तव में ये जो घटना है ये प्रकीर्णन की ही घटना है। इसी प्रकार तुम लोग देखोगे कि जब सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है उस समय भी सूरज का रंग लाल दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है, वायुमंडल से होकर सूरज के प्रकाश का अधिक दूरी तय करना पड़ता है। उस समय क्या है, सूर्योदय सूर्यास्त के समय तुम लोग देखे जानते हो, जब सूर्योदय होता है तो सूरज अगर यहाँ पर है तो सूरज से हमारी पृथ्वी अगर यहाँ पर है, किरण यहाँ से उगते हुए जाती है तो यहाँ पे इसको जाने में बड़ा लंबा दूरी तय करना, लेकिन दोपहर के समय इसको सबसे कम दूरी तय करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो जब ब्लू कलर्स उत्पन्न होगा तो ये क्या है, ब्लू कलर्स यहाँ तक पहुंचने से पहले छिटक जाएगा। उस समय क्या है, रेड रेस हमारी पृथ्वी तक पहुंच पाती है। उस समय क्या है, रेड रेस पृथ्वी तक पहुंचती है। तो इसलिए उस समय हमको आसमान क्या दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय क्या होता है, वायुमंडल से होकर सूरज के प्रकाश को अधिक दूरी तय करना पड़ता है और इसे अधिक कणों से होकर गुजरना पड़ता है। तो जब अधिक कणों से होकर गुजरेगा तो नीला रंग क्या है, ज्यादा बिखेर जाएगा। बचा हुआ जो है वो हमारे आंख तक पहुंचेगा, जिसमें मुख्यतः लाल रंग है, कारण वो थोड़ा सा कम बिखरेगा, उसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा होने के कारण। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमको आकाश नीला दिखाई देता है। ये है तुम्हारा जो चैप्टर 5 शायद है, प्रकाश। चैप्टर 5 जो हमारा बचा था करते हुए, चैप्टर 5 प्रकाश यहाँ तक खत्म है। चैप्टर 5 प्रकाश खत्म हो रहा है, यहाँ तक देखो। इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है ग्रुप में पोस्ट करो। बार बार विनोद सर तुम लोगों को एक ही बात बोल रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम है उसको ग्रुप में पोस्ट करो, हमारे पास पर्सनल भेजने की कोई जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन हमारे पास आया था कि सर ये परावर्तन और वर्तन में क्या अंतर है। परावर्तन और वर्तन, एक्चुअल में ये वर्तन को हम लोग वर्तन ना कहकर अगर अपवर्तन बोले, वर्तन ना कहके अगर अपवर्तन बोले तो ज्यादा समझने में सुविधा होगी। इसका नाम अपवर्तन है। ये रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्रैक्शन है। रिफ्लेक्शन मतलब क्या है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने की कोशिश करे लेकिन मुड़ के वापस पहले माध्यम में चली आए। मतलब यहाँ पर अगर कांच रखा जाए तो प्रकाश के कांच के अंदर कांच मतलब आईना शीशा रख दिया जाए तो क्या होता है, प्रकाश ऐसे जाती है और ऐसे वापस लौट जाती है। तो वायु से गई वायु में वापस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। इसके ऊपर जो लॉ था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होना चाहिए। ये आपतन कोण I और परावर्तन कोण R का मान हमेशा बराबर होना चाहिए। और वर्तन या अपवर्तन, अपवर्तन
बहुत जगह देखोगे अपवर्तन दिया है, बहुत जगह दिया है वर्तन। वर्तन कहने का मतलब है ये वायु एक ग्लास स्लैब है, प्रकाश इस प्रकार आई, ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यहां पर प्रकाश प्रवेश कर रही है। तो यहां पर पहला वाला तो सही वही रहेगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सब एक ही जगह पर होना चाहिए। लेकिन दूसरा नियम क्या बोलता है कि साइन आई बाई साइन आर एक कांस्टेंट है, जो कि स्नेल्स के नियम के आधार पर तुम लोगों को देखे होंगे कि परावर्तन का नियम क्या, अपवर्तन का नियम क्या है। तो अपवर्तन के नियम में पहला नियम तो उसके एकदम सेम था, और दूसरा नियम ये बोलता है आपतन कोण के जो साइन का मान है और अपवर्तन कोण के जो साइन का मान है उसका जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है। मतलब यहाँ पर आपतन कोण ये है आई, परावर्तन कोण ये आर, मतलब म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर। ये दूसरे नियम के लिए था, यहाँ पर ये आई बराबर आर दूसरे नियम के था। पहला नियम दोनों में कॉमन है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही जगह पर, एक ही बिंदु पर होना चाहिए। वहां पे आपतित किरण, यहाँ पे अपवर्तित किरण मैं बोल सकता हूँ, तुम्हारे बुक में हो सकता है वर्तित किरण दिया हो। क्या है, दोनों माध्यमों के संस्पर्श तल पर आपतन बिंदु से गुजरने वाला अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित है। ये सब तीनों ये और ये एक ही तल में स्थित है। यहाँ पर भी ये और ये अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में स्थित है। तो परावर्तन, लाइट गई टकराकर पहले माध्यम में वापस। और दूसरा क्या है, कारण यहाँ पर ब्लॉकेज है। यहाँ पर जैसे शीशा है, शीशा आईना है, आईना क्या किया, उसको पहले माध्यम में वापस भेज दिया, परावर्तित कर दिया, ये परावर्तन है। वर्तन या अपवर्तन, यहाँ पे अपवर्तन बोलेंगे तो याद रखने में कंफ्यूजन नहीं होगा, अपवर्तन भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्रकाश जब जाती है तो दूसरे माध्यम में, अगर दूसरा माध्यम क्या है, यहाँ पर ये वाला माध्यम मेरा विरल है और ये वाला क्या है, सघन है, ये वाला माध्यम सघन है। तो सघन माध्यम में क्या है, अभिलंब के पास चली आती है। सघन माध्यम में क्या होता है, अभिलंब के ये पास चली आती है। इसीलिए क्या हो गया, यहाँ पर स्नेल्स ने नियम दिया था कि ये जो आपतन कोण के साइन का मान और अपवर्तन कोण के साइन का मान एक कांस्टेंट है। यहाँ पर जो भी इससे रिलेटेड कोई भी तुमको प्रॉब्लम है ग्रुप में पोस्ट करो। विनोद सर तुम लोगों को बार बार बोल रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम है ग्रुप में पोस्ट करो। हम लोग की स्कूल का जो साइट है, स्कूल से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, स्कूल में पोस्ट करो। हाँ, हो सकता है तुम लोग को लगा कि ये टॉपिक अभी डिस्कस नहीं हो रहा है, आज चूंकि इसका लास्ट डे था इसलिए मैं इसको डिस्कस कर दिया। और एक बात है कि हम लोगों का जो टॉपिक मैं पकड़ूंगा उस टॉपिक को ठीक से देखो, और उसी के ऊपर उसको, अगर उसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन नहीं होगा हमको पता कैसे चलेगा कि तुम उसको देख रहे हो। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमको ग्रुप में चाहिए। स्कूल वाला जो ग्रुप है क्लास 10 का, उस ग्रुप में इसको पोस्ट करो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।